तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है एप्लीकेशंस ऑफ गॉज़ला। गॉज़ला की एप्लीकेशंस देखनी है जी। हमें। तो गॉज़ला हमें एप्लीकेशंस प्रोवाइड करता है डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कैलकुलेशन के लिए। गॉज़ला प्रोवाइड्स एन इजी वे अच्छा। टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। अभी जो हमने पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए फार्मूला पढ़ा हुआ है ना, क्या फार्मूला पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हमने? कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती अ- है वो इक्वल होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अच्छा। क्यू ओवर आर स्क्वायर्ड। तो ये वाला फार्मूला एक पॉइंट चार्ज के लिए अप्लाई किया जा सकता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए नहीं अप्लाई किया जा सकता। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए गॉसेस लॉ को यूज़ किया जाएगा। तो गॉस लॉ की मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने वाले हैं डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की। तो आपकी बुक में ना कुछ एप्लीकेशंस डिस्कस की गई हैं, लेकिन उन एप्लीकेशंस को आसान तरीके से समझने के लिए मैंने आपके लिए ना कुछ स्टेप्स बनाए गॉस लॉ को अप्लाई करने के। ठीक है, जी। और वो स्टेप्स क्या हैं? स्टेप्स टू सॉल्व द एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, या आप इनको इस तरह से भी कह सकती हैं कि स्टेप्स टू अप्लाई गॉस लॉ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, उसमें जो जी। पहला स्टेप है वो है assume the Gaussian surface around the point at which electric field intensity is to be calculated। क्या मतलब है इस बात का कि हमारे पास ना एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई होगी और हमसे कहा जाएगा कि उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड जी। इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमने जो पहला स्टेप फॉलो करना है वो ये है कि हमने उस पॉइंट के गिर्द, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है, उस पॉइंट के गिर्द एक गाजियन सरफेस अज्यूम करना है। अभी गाजियन सरफेस क्या होता है ये भी डिस्कस करते हैं बाद में, ठीक है। उससे नेक्स्ट जो दूसरा स्टेप है उसमें है फाइंड द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गाजियन सरफेस। जो हमने पहले स्टेप में उस पॉइंट के गिर्द गाजियन सरफेस अज्यूम किया है, जिस पॉइंट के गिर्द, जिस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, उस गाजियन सरफेस के अंदर का चार्ज कैलकुलेट करना है कि कितना चार्ज इनक्लोज किया हुआ है उस गाजियन सरफेस ने। दूसरे स्टेप में हमने उस गाजियन सरफेस के चार्ज को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है उस गाजियन सरफेस का। और गाजियन सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए दो तरीके इस्तेमाल करते हैं। एक तो हमने अप्लाई करना है गॉसेस लॉ, और दूसरा अप्लाई करना है ये थ्योरेटिकल फार्मूला, जो मैथमेटिकल फार्मूला जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टॉपिक में देखा था। पहले स्टेप में गाजियन सरफेस अज्यूम किया, दूसरे स्टेप में उस गाजियन सरफेस का चार्ज कैलकुलेट किया, तीसरे स्टेप में गॉसेस लॉ को अप्लाई करके और ये वाला फार्मूला अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट किया। तो फोर्थ स्टेप में क्या करना है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लेनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कैसे करनी है? इन दो फार्मूलाज से, एक फार्मूला ये है, एक गॉसेस लॉ का फार्मूला जो अभी मैंने लिखा था आपके लिए, ये होता है फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। इस फार्मूले की मदद से भी एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आएगी गाजियन सरफेस के इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, और इस वाले फार्मूले से भी गाजियन सरफेस के ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आएगी। तो हमने फोर्थ स्टेप के अंदर इन दोनों फार्मूलाज की मदद से हासिल होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कंपेयर करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। तो मेरे ख्याल में आपको गाजिस लॉ को अप्लाई करने के चार स्टेप्स समझ में आए होंगे। मैंने कहा था आपको कि अभी हम गाजियन सरफेस को भी डिस्कस करेंगे। तो जी। व्हाट इज गाजियन सरफेस? गाजियन सरफेस जो है ना वो एक इमेजिनरी सरफेस होता है, इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस होता है। ठीक है, और उस जी। इमेजिनरी क्लोज सरफेस के अंदर से चार्ज को कैलकुलेट करना और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना आसान होना चाहिए। ठीक है, और ये उस जी। पॉइंट के गिर्द होना चाहिए जिस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। ठीक है, चार ठीक। चार चीजें जी। आ रही है यहाँ पे। एक तो ये कि ये इमेजिनरी क्लोज सरफेस है, इमेजिनरी, और हम इसको खुद अज्यूम करते हैं, ये इन एक्चुअल एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, हम इसको अज्यूम करते हैं। एक तो ये इमेजिनरी क्लोज सरफेस होता है, दूसरा इसके अंदर से चार्ज को और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना आसान होना चाहिए। दो पॉइंट्स हो गए। तीसरा, ये उस पॉइंट के गिर्द होना चाहिए जिस पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये तीन पॉइंट्स जी। जरूरी हैं गाजियन सरफेस के लिए। जब हमें गाजियन सरफेस का पता चल गया तो अब हम मूव कर सकते हैं डायरेक्ट टुवर्ड्स द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉजिला, विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ कंडक्टर। ठीक है, ये हमारी पहली जी। एप्लीकेशन है। फर्ज करें कि हमने ना एक
ये इस किस्म का शेप का कोई भी इरेगुलर शेप का ना एक कंडक्टर लिया हुआ है, ये फर्ज कर लें ये जो सरफेस है ना ये सारा किसी मेटल का बना हुआ है। अब मेटल आपको पता है कि एक अच्छा कंडक्टर हो। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इसके अंदर कोई एक पॉइंट ले रहे हैं, पॉइंट पी। उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो अब इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम वो चार जो स्टेप्स थे वो अप्लाई करेंगे। पहला स्टेप क्या है, इस पॉइंट के इर्द गिर्द हमने गाजियन सरफेस अज्यूम करना है। तो वो गाजियन सरफेस हम अज्यूम कर रहे हैं इसी तरह के इरेगुलर शेप की फॉर्म में इस पॉइंट के गिर्द। ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जिस जो दूसरा सरफेस मैंने ड्रॉ किया उसको मैं S1 का नाम दे रहा हूँ। ये उस मेटल की सरफेस के अंदर अंदर एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस है और ये गाजियन सरफेस है। तो हमने पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए पहला स्टेप अप्लाई किया, हमने उस पॉइंट पी के गिर्द इरेगुलर शेप का ही एक गाजियन सरफेस अज्यूम कर लिया। ओके, दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप है उस गाजियन सरफेस के अंदर का चार्ज कैलकुलेट करना। अब आपको पता है जी कि कोई भी जो कंडक्टर है ना वो काफी सारे एटम से मिलकर बना हुआ होता है और एटम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कंस्टिट्यूट जी कर जी रहे होते हैं, उसके अंदर काफी सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं और वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं। लेकिन जब भी किसी कंडक्टर के ऊपर हम चार्ज की बात करते हैं ना तो वो चार्ज जो है वो कंडक्टर के अंदर नहीं पाया जाता, कंडक्टर की सरफेस सरफेस के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, अगर इस कंडक्टर के ऊपर कोई जी चार्ज होगा तो वो चार्ज हमेशा उसकी सरफेस पे पाया जाएगा, उसके अंदर नहीं पाया जाएगा। ये बात हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाले टॉपिक में भी देखी थी कि जब हम किसी जी कंडक्टर के नजदीक कोई दूसरा चार्ज रखते थे तो वो चार्ज उस कंडक्टर के अंदर मौजूद नेगेटिव या पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट या रिपेल करके सरफेस पर ले आता था। तो इससे पता चला कि उस कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी बल्कि बाहर बाहर पाई जाएंगी। तो यहाँ पर भी वही केस है, उस कंडक्टर की सरफेस पे चार्ज पाया जा रहा है, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं पाया जा रहा। तो इससे पता चला कि हमारे पास जो गाजियन सरफेस है उस गाजियन सरफेस के अंदर का चार्ज क्यू क्या होगा, जीरो। दूसरा स्टेप पता चल गया, पहले स्टेप अप्लाई जी किया, गाजियन सरफेस अज्यूम कर लिया, दूसरे स्टेप में हमने गाजियन सरफेस का चार्ज फाइंड आउट कर लिया। तो अब जब हमें चार्ज का पता चल जाता है तो गाजियन सरफेस के अंदर के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूले की मदद से, फाई ई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। जब चार्ज की वैल्यू जीरो है तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो जीरो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट क्या आंसर आएगा, जीरो। जीरो तो हमें पता चला कि इस गाजियन सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, जीरो। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ गई गाजियस लॉ की मदद से। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट जी किया जा सकता था फार्मूले की मदद से, और वो फार्मूला क्या होता है, ई डॉट ए। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इस गाजियन सरफेस का, फार्मूले की मदद से इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। ये हमने थर्ड स्टेप अप्लाई कर लिया। पहले हमने गाजियन सरफेस अज्यूम किया, फिर उसका चार्ज फाइंड आउट किया, फिर चार्ज फाइंड आउट करके गाजियन लॉ अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट किया, और ये फार्मूला अप्लाई करके भी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर लिया। चौथा स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप है कि हमने जो गाजियस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट किया और फार्मूले की मदद से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट किया, उन दोनों उनको को कंपेयर करना। कंपेयर करना है। तो जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास एक रिलेशन आता है, और वो रिलेशन क्या है, ई डॉट ए शुड बी इक्वल टू जीरो। तो अब इस इक्वेशन को जीरो बनाने की दो सिचुएशंस हो सकती हैं। वो दो सिचुएशंस क्या हैं, या तो इस पूरे गाजियन सरफेस का एरिया जीरो हो, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो जी हो। इस इक्वेशन को जीरो बनाने के लिए दो सिचुएशंस हैं, या एरिया जीरो हो या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो हो। तो हम अपेरेंटली देख ही सकते हैं कि यहाँ पर जो सरफेस है उसका एरिया जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई सरफेस मौजूद है। एरिया जीरो होने का मतलब ये था कि कोई सरफेस ही मौजूद ना होता। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि इस सरफेस का एरिया तो जीरो कभी नहीं हो सकता। इट इज इम्पॉसिबल टू हैव दिस सरफेस अ जीरो एरिया। तो हमें पता चला कि ये एरिया तो जीरो कभी हो नहीं सकता, तो इस इक्वेशन को जीरो बनाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लाजमी जीरो होना पड़ेगा। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता ये चल रहा है कि हमारे कंडक्टर के अंदर वाली साइड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो हमेशा जीरो होती है। गॉस लॉ की पहली एप्लीकेशन में हमें पता चला कि हमारे पास जितने भी कंडक्टर्स होते हैं उस कंडक्टर्स की सरफेस के ऊपर चार्ज एग्जिस्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से उस कंडक्टर की इनसाइड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं पाई जाती। अगर हम इसी तरह का एक कोई स्फेयर ले लें, फुटबॉल की मानंद का स्फेयर, उस स्फेयर के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रखते हैं, तो उसके अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो उसका आंसर भी बिल्कुल इसी मेथड पे जो अभी हमने डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू उसके लिए भी क्या हम्म आएगी, जीरो आएगी। ठीक
ठीक है। तो आपकी जी। बुक में एक बड़ी मजे की एग्जांपल दी हुई है कि एक एरोप्लेन जब थंडर स्टॉर्म के अंदर से गुजरते हुए जा रहा होता है तो हम्म। उसके अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स जख्मी नहीं होते। क्यों? जी। क्योंकि उस जो प्लेन है वो एक इस किस्म का क्लोज्ड सरफेस है, मेटल का बना हुआ। तो उसके बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाता है लेकिन उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस नहीं होती जो उन पैसेंजर्स को डिस्टर्ब करेगी या अफेक्ट करेगी। तो ये हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन थी गॉस लॉ की। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी एप्लीकेशन है विच इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज। यहाँ पर भी फिर से हमें एक इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज दी जा रही है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है। तो फिर से हम 4 स्टेप्स अप्लाई करेंगे लेकिन बिफोर गोइंग इनटू द कैलकुलेशंस हमें एक नई टर्म को डिस्कस करना है। और वो टर्म क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन कुछ इस तरह से की जाती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। जिस तरह आप सिंपल डेंसिटी की डेफिनेशन करते थे ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, इसी तरह जी। अगर हम किसी सरफेस के ऊपर मौजूद, लेट्स सपोज ये एक सरफेस है जिस सरफेस का एरिया है ए और इसके ऊपर काफी सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, उस सारे चार्ज को इस सरफेस के एरिया पर डिवाइड कर दिया जाए, उस चार्ज की वैल्यू है क्यू। तो हमारे पास अगर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज को एरिया पर डिवाइड कर दिया जाए तो इस सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी निकल आती है और उसको इस सिग्मा वर्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जब आपके सामने सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला लिखा हुआ है तो इस फार्मूले को देखकर आप इसका यूनिट बता सकती हैं? कूलम पर मीटर स्क्वायर। शाबाश, बहुत अच्छा बोली आप। कि जो सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसमें अगर हम उसके फार्मूले को देखें तो उसके नॉमिनेटर में चार्ज है जिसका यूनिट होता है कॉलम, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है? एरिया, उसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो हमें पता चला कि कॉलम पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये एमसीक्यूज के हवाले से ठीक। इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, हाउ विल यू डिफाइन सरफेस चार्ज डेंसिटी, गिव इट्स फार्मूला एंड यूनिट। तो आपको ये डेफिनेशन भी लिखनी होगी, ये फार्मूला भी लिखना होगा, उसका यूनिट भी बताना होगा। तो जब हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट पता चल जाता है, उसके यूनिट का और फार्मूले का भी पता चल जाता है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम अपने इस सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे विच इज टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज। अब इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज क्या है? कि हमें एक शीट दी हुई है, एक सरफेस दिया हुआ है कुछ इस किस्म का। पहले मैं खुद से ड्रा करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जब आप ड्रॉ करें तो आपको कोई परेशानी ना हो। ये एक शीट फर्ज कर लें जिसकी लंबाई और चौड़ाई इनफिनाइट है, ठीक है, जी। बहुत लेंथी लंबी चौड़ी शीट है। और उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है यूनिफॉर्मली। लेट्स सपोज वो चार्ज जो है ना वो पॉजिटिव है, हम अज्यूम कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली ठीक। डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है? कि इस शीट के किसी भी पॉइंट पर हम चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करें, किसी भी पॉइंट पर वो एक जैसी आने वाली है। अगर इस पॉइंट 1 पर चार्ज की वैल्यू 1 माइक्रो कॉलम है ना, तो किसी दूसरे पॉइंट पर चार्ज की वैल्यू 1 माइक्रो कॉलम ही रहेगी, किसी तीसरे पॉइंट पर भी, चौथे पॉइंट पर भी, और जितने भी पॉइंट्स पर हम चार्ज की वैल्यू देखेंगे वो इक्वल रहेगी। इसका मतलब यह है कि इस शीट के ऊपर चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब इसका चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की वैल्यू भी यूनिफॉर्म होगी। तो अब हमें क्या करना है? हमें इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए फिर से हम वो 4 स्टेप्स अज्यूम करेंगे। उन 4 स्टेप्स को समझने के लिए मैंने आपके लिए एक डायग्राम यहाँ पे ऐड की हुई है। देखें, ये वही इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज का एक फिनाइट पोर्शन है, ये शीट का जी। फिनाइट पोर्शन, ठीक है। और इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब पहला स्टेप क्या था? हमें किसी एक पॉइंट पर, ये वो पॉइंट है पॉइंट पी, जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। और ये जो पॉइंट पी है ये इस शीट से किसी डिस्टेंस आर पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। शीट से इस पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है वो कितना है? आर है। तो पहला स्टेप क्या था गॉस लॉ को अप्लाई करने का? गाउसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस अज्यूम करना। हाँ,
तो इस पॉइंट पी के इर्द गिर्द हमने एक गाजियन सरफेस अज्यूम कर लिया। ये जो ग्रे कलर का आपको साइलेंडर नजर आ रहा है, ये गाजियन सरफेस है। जी। इस शीट के अंदर से ठीक है। होता हुआ कोई गाजियन सरफेस है जो पॉइंट पी के इर्द गिर्द है। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। जी। और इस गाजियन सरफेस के अंदर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। ठीक। अब उस सरफेस चार्ज डेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है हमारे पास क्यू ओवर ए। तो अगर यहाँ से हम चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करें तो चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा इंटू ए। जी। तो ये हमारे पास इस गाजियन सरफेस के अंदर का चार्ज आ गया जो इसके अंदर मौजूद होगा। ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास दूसरा स्टेप अप्लाई हो गया। पहले स्टेप में गाजियन सरफेस अज्यूम कर लिया, दूसरे स्टेप में गाजियन सरफेस के अंदर का मौजूद चार्ज फाइंड आउट कर लिया। तीसरा स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप में हमने दो फार्मूलाज के जरिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना था। एक फार्मूला तो था गॉस लॉ का, और वो कहता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्यू कैपिटल भी लिखा जा सकता है, स्मॉल बी, से घबराना नहीं है। ठीक है, तो क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट में क्यू की ये वाली वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास गॉस लॉ की मदद से हासिल होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो होगा सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। इसी तीसरे स्टेप में हमने ये वाला फार्मूला भी अप्लाई करना था, पाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। और इस फार्मूले की मदद जी। से भी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना था पूरे गाजियन सरफेस का। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो गाजियन सरफेस के ना तीन डिफरेंट अलग अलग से सरफेसेस पाए जा रहे हैं। एक सरफेस वो है जिस सरफेस पर ये पॉइंट पी एग्जिस्ट कर रहा है, ये जो आपको सर्कुलर सरफेस नजर आ रहा है ना, जी। उसका एरिया है ए। और वो बिल्कुल इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के पैरेलल एग्जिस्ट करता है, वो वेक्टर एरिया। ठीक है, जी। और दूसरा इसी किस्म का एक और सरफेस इस शीट के पैरेलल यहाँ पर भी पाया जाएगा, अपोजिट साइड पे उतनी ही डिस्टेंस पर जितने डिस्टेंस पर ये पॉइंट है। और उसका वेक्टर एरिया भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्या होगा, बिल्कुल पैरेलल होगा। ठीक। तो ये हमारा जो राइट साइड का सरफेस है उसका एरिया ए है, तो लेफ्ट साइड के सरफेस का एरिया भी ए ही है। ये दो सरफेसेस हो गए गाजियन सरफेस के। और तीसरा, जी। इस गाजियन सरफेस के साइलेंडर नुमा सरफेस का ये जो कर्व पाथ आपको नजर आ रहा है, इस तरह का कर्व पोर्शन नजर आ रहा है, उस कर्व पोर्शन का भी एक सरफेस होगा। उस सरफेस का जो जी। वेक्टर एरिया होगा वो इस तरह से इसके नॉर्मल होगा ए। तो जी। इस राइट साइड पे पाए जाने वाले वेक्टर एरिया का और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दरमियान में बनने वाला एंगल मुझे बताओ क्या है। 0। 0 डिग्री। तो इस साइड पे एंगल 0 डिग्री, और लेफ्ट साइड पे एंगल कितना है, 0। 0 डिग्री। जबकि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस शीट से देखें वो पॉजिटिव से आउटवर्ड्स इस तरह से इमर्ज होगी। तो कर्व सरफेस की वजह से जो वेक्टर एरिया है उसका और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बनने वाला एंगल 90 डिग्री आ। 90। सही है। जी। तो जी। अब हमने ये वाला फार्मूला तीन डिफरेंट सरफेसेस के लिए अप्लाई करना है, और उन तीनों के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। उनको एडअप करके टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर राइट सरफेस इज इक्वल टू ई डॉट ए विच इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा। यहाँ पे थीटा जी। की जगह एंगल कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। और कॉस 0 डिग्री पर आंसर क्या होगा, 1। 1। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर द राइट सरफेस वो आ रहा है ई मल्टीप्लाई बाय ए। ये हमारे पास राइट एंड ऑफ द गाजियन सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया फार्मूले की मदद से। इसी तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर लेफ्ट सरफेस भी इतना ही आएगा, क्योंकि वहां पर भी एंगल 0 डिग्री है, वहां पे भी ई डॉट ए जी। कॉज ऑफ थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ई मल्टीप्लाई बाय ए। ये लेफ्ट सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। और कर्व सरफेस के ठीक। लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम फाइंड आउट करें, इलेक्ट्रिक 0 आएगा।
हाँ जी, वो क्यों जीरो आएगा भला? क्योंकि cos 90 0 होता है। शाबाश, क्योंकि ई और ए के दरमियान में जो एंगल है वो 90 डिग्री है कर्व सरफेस के लिए। यहाँ पर ये कर्व सरफेस था, उस कर्व सरफेस का वेक्टर एरिया ये, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये, तो यहाँ पर बनने वाला एंगल 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री पर आंसर जीरो होता है, और कर्व सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। जीरो हो जाएगा। तो अब हम इन तीनों लेफ्ट सरफेस, राइट सरफेस और कर्व सरफेस के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एड अप करके टोटल फ्लक्स फाइंड आउट कर रहे हैं फॉर द गाउसियन सरफेस, और वो इक्वल होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू राइट एंड प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू लेफ्ट एंड प्लस प्लस 0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अच्छा। ड्यू टू कर्व सरफेस। हाँ जी, वैल्यूज पुट करेंगे तो यही होगा। राइट हैंड के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आया? ई ए। लेफ्ट जी। हैंड के लिए भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई ए। ई ए। और कर्व सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो। 0। तो ई ए प्लस ई ए, टू ई ए। तो हमारे पास फार्मूले की मदद से जो गाउसियन सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है वो इक्वल आ रहा है टू ई ए के। यहाँ पर हमारा तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। फोर्थ जो स्टेप है वो क्या है? कंपेयर करना। हाँ जी, फोर्थ स्टेप है हमारे पास दो फ्लक्स जो अलग अलग फार्मूला से हैं उनको कंपेयर करना। तो हम उसको कंपेयर कर लेते हैं। देखें, ये वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल होगा ना? जी। तो टू ई ए इक्वल आना चाहिए किस चीज के? सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। एप्सिलॉन। तो ये जो एरिया है ये तो कैंसिल हो गया, बाकी क्या बच गया? टू ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अगर टू को मैं इधर डिवाइड कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए फार्मूला बन गया क्या? सिग्मा ओवर टू एप्सिलॉन 2 नॉट। बाय 2 एप्सिलॉन। जी। तो ये तो हो गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड की वैल्यू। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इस तरह लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू सिग्मा ओवर टू एप्सिलॉन नॉट। बस यहाँ पर यूनिट वेक्टर आ जाएगा, आर यूनिट वेक्टर। ठीक है। ठीक। जबकि इस आर जी। यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा इस इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज के नॉर्मल होगी। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड एप्लीकेशन का टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।